किसान भाइयों, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सितंबर 2024 माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान संबंधित कृषि एवं पशुपालन कार्यों के बारे में जो निम्नलिखित सलाह दे रहा है। आशा है कि ये किसान इसको लाभप्रद होगा और वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के साथ चारा फसलों के बारे में। आजकल बारिश का मौसम एंड की तरफ है। इस बारिश की संभावना थोड़ी कम हो गई है, फिर भी रुक रुक कर कई हिस्सों में आजकल बारिशें हो रही है। तो जहाँ पर धान की खेती की जाती है तो धान की बालियां तथा फूल निकलने के समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है वो सिंचाई करें। और ये पता है आपको कि सिंचाई की आवश्यकता धान में बहुत ज़्यादा पड़ती है। धान में नाइट्रोजन की अंतिम टॉप ड्रेसिंग जो आपने डाली होगी उसमें या डालने वाले होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि यह जो बाली बनने लगती, जिसको सिट्टे बोलते हैं, या बालियाँ निकलने लगती है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का अंतिम जो है छिड़काव या अंतिम प्रयोग करना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग करते समय किसानों को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। पानी की मात्रा, बिना पानी के भी नाइट्रोजन अगर खेत गीला है तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी ना, अगर ज़्यादा अत्यधिक पानी है तो उसको आप जो है ड्रेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मक्का की फसल में नर मंजरी अभी निकलने लगा है और इस अवस्था में दाने में जो है वो दाने की जो दूधिया अवस्था होती है जिसमें दूध बनते हैं, जब आप देखते हैं कि इसके दानों को अगर प्रेस किया जाए तो वो थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है। तो इस अवस्था में सिंचाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय अगर वर्षा नहीं जहाँ पे हो रही है वहाँ पे नमी के लिए बनाए रखने के लिए आपको सिंचाई अवश्य करना चाहिए। मक्का की कटाई तब करें जब जो भुट्टा है उसके ऊपर जो की पत्तियां जो है वो सूखने लगे और दाना जो है थोड़ा सा खोल करके अगर देखें तो दाना सख्त हो जाना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हो ताकि जो इसकी जो ये आपको आइडिया लग सके कि मक्के के दाने अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, तो उसके बाद ही इसको प्रयोग करना चाहिए। मक्की की कटाई करनी चाहिए। सोयाबीन और सूरजमुखी की फसल में वर्षा न होने की स्थिति में फूल व फली बनते समय आवश्यक हो तो हल्की सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि फूल और फल के अवस्था में किसी भी फसल में आपने देखा होगा कि अगर पानी की कमी हो जाती है तो दाने सूख जाते हैं। दाने जैसे धान में भी हो जाता है, कणक में भी हो जाता है, उसी तरह से मक्का में भी देखा गया है। तो सोयाबीन और सूरजमुखी की फसल इस समय पकने वाली होगी, तो अगर पानी की कमी है तो जहाँ पर सिंचाई या बारिश नहीं हुई है वहाँ पर सिंचाई अवश्य कर दें। तिल भी इस समय करीब करीब तैयार है। तिल की पत्तियां जैसे पीला होकर के गिरने लगे और या पत्तियां हरा रंग लिए हुए जो पीले रंग की हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि फसल की कटाई के लिए तैयार है। इस स्टेज में ये ध्यान रखना है खास करके तिल में कि देरी से कटाई करने पर फलियों के चटकने की बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, तो चटकना नहीं चाहिए, ये ध्यान अवश्य रखें। मक्का की अगर बात करें तो मक्का की समय पर कटाई करने के तुरंत बाद तोरिया की फसल जिसके लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है की आवश्यकता होती है, तो तैयारी किसानों को कर लेनी चाहिए इस समय कि तोरिया की बिजाई जैसे ही, क्योंकि तोरिया की फसल जो होती है बहुत कम दिनों की 60 से 70 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है और इसे बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। थोड़ा जो आप कह सकते हो कि ये जो तिलहनी फसल है ये रेनफेड एरिया में भी हो सकती है। तो जहाँ पे मक्की की कटाई हो गई है तो इतना नमी हो कि ताकि बीज जो अंकुरित हो जाए और उसके बाद आप इसमें तोरिया की बिजाई कर सकते हैं इस समय, और मक्की की कटाई के तुरंत बाद। तो इसकी तैयारी आप रखें, इसके लिए आप बीज वगैरह का प्रबंध पहले से कर लें और बीज को उपचारित करने के बाद लगाएं। जल निकास का इस खेत में जहाँ पर आप तोरिया लगाते हैं उसमें जल निकास का पूरा प्रबंध करें ताकि पानी अधिक होने पर तोरिया की फसल जो है वो ख़राब होने लगती है। अगर हम चारा वाली फसलों की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का जो अफ्रीकन टॉल वगैरह वैरायटी है, इसके अलावा बहुत सारी सिटेरिया वगैरह है या हाथी घास या गिन्नी घास वगैरह है,
तो अगर जहाँ पर आपने ज्वार बाजरा मक्का वगैरह लगाया है वहाँ पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो सूखी की स्थिति है, तो उस स्थिति में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा समय तक हरा चारा मिल सके। इस समय बरसीम की बिजाई का भी समय करीब करीब हो गया है, जिसकी कटाई 2 महीने के बाद शुरू होती है। तो इस समय बरसीम के बीज वगैरह की व्यवस्था कर लें और उसकी बिजाई जो है समय से करें ताकि आपको पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको सर्दियों में हो सके। और सर्दियों में हरे चारा के लिए बरसीम से अच्छी कोई फसल नहीं मानी जाती है, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, पशुओं को दूध बढ़ाने के साथ प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी होती है। अब हम बात करेंगे सब्जी फसल के बारे में। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा है, घिया है, तोरई, लौकी, कद्दू, इनके जो इस समय फलन में होंगे, इसमें फ्रूटिंग वगैरह आ रहा होगा और किसानों इसको तोड़ रहे हैं, तो ध्यान एक रखना चाहिए कि कच्चे मुलायम जिसकी बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती है, तो कोमल फलों को ही तोड़ दें, यानी कि समय से तुड़ाई करें। और जब भी फसल को 1 से 2 तुड़ाई के बाद इसमें इनके जड़ के पास निराई गुराई करके कुछ 40 से 50 किलोग्राम उर्वरक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके जड़ के पास डालें। और साथ में अगर हो सके, अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई करें। अगर निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जहां फूल गोभी की कई सारी किस्में हैं, जैसे पालम उपहार है, इम्प्रूव्ड जैपनीज़ है, मेघा, बरखा इत्यादि की जो पौधा आपने ऑलरेडी पिछले महीने नर्सरी दी होगी तो वो तैयार हो गया होगा, तो इसका रोपाई के लिए आप इसको खेत की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए 250 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग करें। उसके साथ में 235 किलोग्राम इफ़को जो है 12-32-16 जिसको हम बोलते हैं प्रति हेक्टेयर, या 54 किलो, और साथ में 54 किलोग्राम जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, साथ में 105 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर फूलगोभी खेत में डालें। 105 ग्राम जो यूरिया है इसको 2 से 3 हिस्सों में करके आप डाल सकते हैं। फूलगोभी की 35 किस्म जैसे पूसा स्नोबॉल 18 है, पूसा स्नोबॉल K1 है, पूसा स्नोबॉल K25 है, पूसा शुभ्रा है, और जो हाइब्रिड किस्में हैं श्वेता 626, माधुरी, महारानी, लक्की, वाइट गोल्ड, इसी तरह से बंद गोभी की कई किस्में हैं, जैसे प्राइड ऑफ इंडिया है, गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है, वरुण इम्प्रूव्ड बहार है। गांठ गोभी की भी कई सारी किस्में हैं, वाइट बियना, पर्पल बियना, पालम टेंडर नॉब। और ब्रोकली की तो आपको पता ही है कि पालमपुर की पालम समृद्धि, पालम हरितिका, पालम कंचन व पालम विचित्रा, तथा चाइनीज़ बंद गोभी की पालमपुर ग्रीन। इसकी नर्सरी, चूँकि इन सभी फसलों की नर्सरी दी जाती है और इसकी रोपाई जो है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी इसकी रोपाई का उपयुक्त समय आता जाएगा, तो इसकी नर्सरी इस समय दी जा सकती है ताकि 1 महीने में करीब नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद इससे आप खेतों में ट्रांसप्लांट इसको कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे क्वालिटी के जो है कर्ड या फ्लावर या पत्ते आपको मिल सकें। अगर नर्सरी आपने इनको देना है तो नर्सरी के लिए पौध उत्पादन के लिए आपको कई बार मैंने ट्रेनिंग के समय भी लोगों को मैंने बताया है कि 3 मीटर लंबी जो एक औसत क्यारी का लंबाई होता है और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं, और क्यारी को कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी बनाएं। उसमें 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी गली खाद या 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा 200 ग्राम, करीब 200 से 250 ग्राम इफ़को 12-32-16, और इतने एरिया के लिए 3 वर्ग मीटर के लिए, और 25 ग्राम एंडोफिल M45 के साथ साथ 10 से 15 या 20 ग्राम आप जैसे थीमेट या फॉलीडाल धूल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसको ऊपर की 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी में मिला दें अच्छी तरह से, और मिला करके उसमें लाइन लगा करके और सरिया या कोई अच्छे से डंडे से सीधे उसे 1 सेंटीमीटर गहरी लाइन बनाएं और उसमें बीजों को उपयुक्त दूरी पर बिजाई करके आप इसको फिर गोबर के और मिट्टी के मिश्रण से अच्छी तरह से ढक दें ताकि मिट्टी कॉम्पैक्ट ना हो, और ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम निचले क्षेत्रों की बात करें तो पालक की किस्म जैसे पूषा हरित है, पूषा भारती है, मेथी की किस्म IC 74 है, इसके अलावा पालम सौम्या, पूषा कसूरी मेथी है। इसकी बिजाई भी 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कर दें। बिजाई के समय 100 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद के अतिरिक्त 150 किलोग्राम 12-32-16 और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेत की अंतिम जुताई के समय आप इसको मिला दें। इन फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आप बाद में कटाई के बाद भी नाइट्रोजन की कुछ मात्रा आप इसमें डाल सकते हैं। निचले तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में मटर की अगेती किस्म जैसे पालम त्रिलोकी है, अर्कल है, BL7 है, तथा मटर अगेता की बिजाई लाइन में 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 7.5 सेंटीमीटर
प्लांट से प्लांट की दूरी, बीज से बीज की दूरी पर करें। मटर इसका बीजने का अगेती किस्म का सबसे अच्छा टाइम चल रहा है। बिजाई के समय 200 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 185 किलोग्राम इफ़को प्रति हेक्टेयर और साथ में 50 किलोग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। इन्हीं क्षेत्रों में फूल गोभी की 75 किस्म जो हमने ऊपर बताया है आपको, बंद गोभी, गांठ गोभी की पनीरी और इसके अलावा मूली, शलजम, गाजर, मेहलक, मेथी, धनिया वगैरह आदि की हरा धनिया के लिए इनकी बिजाई करने का सही समय इस समय चल रहा है। तो इसकी बिजाई किसान कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए भी और साथ में आप किचन गार्डन के लिए भी। अगर फसल संरक्षण की बात करें तो धान में तना छेदक कीट का आक्रमण इस समय अधिक होता है और इससे क्या होता है कि इसका तना सूख जाता है और जो बालियां होती है वो भी सफ़ेद रंग की हो जाती है, यानी इसमें दाने नहीं बन पाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए नोवाल्यूरॉन ये 5.25% प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। 5% से अधिक नुकसान होने पर साइलोहेथ्रिन 0.8 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल में इसको छिड़काव करें। धान की फसल में ही कई बार पत्ता लपेटक कीट जिसमें पत्ते रोल हो जाते हैं के नियंत्रण के लिए कि अगर इस तरह के कुछ पत्ते दिखा रहे हैं तो उनको काट के हटा दें तथा खेत व मेड़ों के आसपास जो घास होता है उसको काट करके निकाल दें। कीट का प्रकोप अगर ज़्यादा है तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC जो है 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। अगर हम बैंगन की बात करें तो बैंगन इस समय जो गर्मी में आपने लगाया होगा वो ऑलरेडी फ्रूटिंग वगैरह दे चुका होगा और जो पौधे हैं उसमें अगर तना छेदक या फल छेदक की सुंडियाँ आ रही है या करेले में हड्डा बिटल वगैरह आ रहा है पीले रंग का जो होता है जो पत्तों को छन्नी कर देता है, तो इन कीड़ों को या सुंडियों को रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन जो है 10 EC 1.5 ml प्रति लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 0.4 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। कई बार गोभी वर्गीय सब्जियों की इस समय जो नर्सरी देते हैं जैसे फूल गोभी, बंद गोभी या ब्रोकली या इस तरह की गांठ गोभी वगैरह की जो नर्सरी देते हैं उसमें कमर तोड़ या जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं उसकी बीमारी की संभावना रहती है। तो बीज अंकुरण के बाद पौधे की कमर टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो बीज के लिए अगर आपने बिजाई से पहले आपने क्यारियों को ट्रीट करें, फॉर्मलिन 1 लीटर 10 लीटर पानी में घोलकर क्यारी को मिट्टी को शोधित करें और 10 से 15 उसके शोधन के 10 से 15 दिन के बाद आप इसमें बीज की बिजाई करें। उसी तरह अगर नर्सरी आपने लगा दिया और तब आपको डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है, कमर तोड़ की बीमारी की संभावना लग रही है, तो आप मैनकोजेब 2.5 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर और इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ पशुपालकों के लिए भी कुछ हमने सलाह दी है। उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की ठंड आने से जो कई तरह के कीट और परजीवी हैं उसकी सक्रियता में वैसे तो कमी आने लगती है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में देखा गया है कि इन तरह के परजीवी कीटों का या कीटों की सक्रियता बनी रहती है और इसलिए पशुपालन को ध्यान रखना चाहिए कि इन कीटों को रोकथाम के लिए विशेष ध्यान रखें। बरसात के मौसम में पशुओं में संक्रामक रोग खुरपका, मुंहपका, लंपी स्किन डिजीज, गलघोटू, लंगड़ा बुखार और 3 दिन का अलबाला बुखार इस समय पशुओं को मौसम चेंज के साथ हो सकता है। या इसके अलावा भूख न लगना, भूख कम लगना, तेज बुखार या पशु खाने में थोड़ा हिचकिचाए, कम खाए या उसका डाइट घट जाए या पेशाब में के साथ खून आना, इस स्थिति में पशुपालक को यह ध्यान रखना है कि पशु चिकित्सक की उचित सलाह लेकर के उसका इलाज करवाएं। पशुओं को बदलते मौसम में बचाने के लिए भी इनके चारे तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भेड़ का ऊन कतरने का टाइम इस समय हो जाता है और भेड़ बकरियों को जो है हम चारागाह में भेजते हैं चरने के लिए, तो उससे पहले इसको डीवर्मिंग या कीड़े मारने वाली दवाई अवश्य खिला दें। परजीवी रोगों का रोकथाम के लिए पशु चिकित्सक से रोगी की पशुओं का उपचार की सलाह लेते रहें। इस समय बिलासपुर जिले में खुरपका, मुंहपका रोग की संभावना होती है, वहीं सोलन, सिरमौर मंडी में गलाघोटू रोग की संभावना हो सकती है। तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण पशु चिकित्सालय से परामर्श लेकर के और उनसे समय पर करवाते रहें। इसके अलावा मछली पालन का भी आजकल व्यवसाय हिमाचल में काफ़ी चल पड़ा है, तो कुछ जहाँ पर मछली व्यवसाय लोग कर रहे हैं उनको तालाब में
तालाब को साफ़ सुथरा तो रखना ही है, उसके अलावा उन्होंने सही फीड का प्रयोग करें जिससे मछली जो है वो स्वस्थ रहे और उसका विकास भी उचित तरीके से हो सके, यानी कि ऐसी डाइट दें जो जिससे मछलियों में का ग्रोथ बहुत अच्छा हो। तो किसान भाइयों, सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े के बारे में आपसे चर्चा किया मैंने और आपके बारे में बताया कि किसानों के लिए ये जो सलाह दी जा रही है कृषि हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा, ये किसानों के लिए कारगर साबित होगा, किसान उसका उचित फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र और या कृषि अधिकारी से संपर्क को बनाए रखें, उनका फ़ोन नंबर वगैरह नोट करके रखें। अधिक जानकारी के लिए अगर कृषि आपको पालमपुर से पूछना है तो कृषि तकनीकी सूचना केंद्र जो एटिक हमारा है, जिसमें वो 01894 के साथ 230395 या 1800 180 1551 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारी सलाह थी किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए। अगले महीने के प्रथम पखवाड़े के अक्टूबर के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।